नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा से, जहां युवक की हत्या के मामले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस अधिकारियों को त्वरित एक्शन के आदेश दिए गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और मुख्यमंत्री की गंभीरता का बड़ा असर भी होता हुआ दिखाई दिया है। मुख्य अभियुक्त सहित 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं पीड़ित परिवार के लिए 4,12,500 की सहायता राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। अब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में राजस्थान पुलिस जुटी हुई है। जो वीडियो सामने आया था वो रूह कपा देने वाला वीडियो था, क्योंकि एक युवक की डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही थी और उसको तब तक मारा गया जब तक कि उसकी जान ना निकल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए और उसका एक गंभीर असर होता हुआ भी दिखाई दिया। मुख्य अभियुक्त सहित 5 आरोपी जो वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई। अब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में भी राजस्थान पुलिस जुटे हुई। वहीं यूजीसी और नेट परीक्षा की तारीख बदली गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि 17 से 25 अक्टूबर को अब यह परीक्षा नहीं होगी। फिलहाल नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा सकता है कि अब दीपावली के बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की थी और उसको एनटीए ने मान लिया है, और फिलहाल जो 17 से 25 अक्टूबर के बीच में परीक्षा होनी थी, अब उसको टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन नई तारीख क्या है उसका ऐलान नहीं हुआ। माना यही जा सकता है कि दीपावली के बाद ही परीक्षा कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों ने जो मांग की, उस मांग को एनटीए ने मान लिया। और अब बात करते हैं सदी का दूसरा सबसे बड़ा पावर क्राइसिस। दरअसल कोयले की दिक्कत से गहराते बिजली संकट से जुड़ी खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2012 में उत्तरी ग्रिड फेलियर हुआ था और उस दौरान शिंदे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। शिंदे जिम्मेदारी संभालते थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब ब्लैकआउट की चपेट में राजस्थान आया था, दिल्ली आया था, उत्तर प्रदेश आया था, पंजाब आया था, हरियाणा आया था, यानी कि जो उत्तर भारत है वहां पर ब्लैकआउट हुआ था और 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के अंदर बत्ती गुल हो गई थी। लेकिन अब कोयले की किल्लत से घर की बत्ती गुल होने की आशंका बनी हुई है। कमोबेश राजस्थान समेत पूरे देश भर के अंदर इस वक्त पावर संकट गहराया हुआ है। लेकिन केंद्र की माने तो कोविड के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, उद्योग धंधे एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। इससे देश भर के अंदर एकाएक डिस्कॉम की जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन उस हिसाब से डिस्कॉम उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया। दूसरी तरफ मानसून का सीजन था, खदानों में पानी भर गया और इसकी वजह से कोयले का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इन प्रमुख कारणों से दीपावली से पहले बिजली का संकट पैदा हो गया है। हालांकि इन सब तर्क के बीच आमजन की सिर्फ एक पीड़ा है, खासकर राजस्थान की। जब बिल भर रहे हैं पूरा और वो भी हर महीने भरा जा रहा है, तो फिर क्यों बिजली कटौती जैसी समस्या से आमजन को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि जितनी बिजली आएगी उतने का ही बिल दिया जाएगा, लेकिन जब बिल भरा जा रहा है, भारी भरकम बिल भरा जा रहा है, तो उसके बाद बिजली कटौती की नौबत क्यों आ रही है। मॉनसून देश में पहली बार नहीं आया, तो फिर पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक क्यों नहीं रखा गया, और अगर डिस्कॉम स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुआ तो फिर ऊपरी स्तर पर उसकी बेहतर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर कब थमेगी मनमानी कटौती की मार। कोयले की दिक्कत से गहराता जा रहा बिजली संकट, जिला मुख्यालयों से लेकर ग्रामीण इलाकों में जमकर कटौती की जा रही है। कुछ ग्रामीण इलाके तो ऐसे जो यहां तक कह रहे हैं कि 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजाना 4 से 10 घंटे तक का पावर कट की मार भी कई जगहों पर झेल रहे हैं, जबकि कस्बाई क्षेत्रों में 2 से 4 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। लोड मैनेजमेंट में जुटा जयपुर स्थित पावर ट्रेडिंग सेल
सीधे मैसेज दे रहा है। 220 जीएसएस पर दिए जा रहे बिजली कटौती के सीधे संदेश। जनता की पीड़ा यह कि उन्हें घोषित के साथ झेलनी पड़ रही अघोषित कटौती भी, यानी कि जो घोषणा की जा रही है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में कटौती की जाएगी, वो कटौती तो हो ही रही है। इसके अलावा अघोषित कटौती भी हो रही है, यानी कि किसी भी वक्त पावर कट कर दिया जाता है और इससे आम जन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना के साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं। कोरोना हालांकि धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना के डर ने मनोरोगी बढ़ा दिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज है। कोरोना महामारी के चलते मानसिक रोगों की केस बढ़ गए हैं। कोरोना को हरा चुके 25% मरीजों में अब ये दिक्कतें आ रही हैं, वो मनोरोग से ग्रसित हो रहे हैं। इन मरीजों के अंदर डर दिखाई दे रहा है, चिंता दिखाई दे रही है, अनिश्चितता दिखाई दे रही है, असुरक्षा की भावना इनके अंदर घर कर रही है। हताशा और अवसाद जैसी स्थिति से इनको दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर्स की अपील है, कोरोना को एक बीमारी के रूप में ही लोग देखें। चिंता और तनाव के बजाय जागरूकता से कोरोना को हराया जा सकता है और देश ने करके भी दिखाया है, राजस्थान ने करके दिखाया है। राजस्थान के मॉडल पूरे विश्व भर के अंदर प्रख्यात हुए और अब राजस्थान धीरे धीरे कोरोना फ्री स्टेट की तरफ भी बढ़ रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक और आंकड़ा सामने आया जो बेहद डराने वाला है, चौंकाने वाला है। विश्व में लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या के शिकार होते हैं, यानी लगभग हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या दर्ज होती है। जिस दौरान मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं, उस दौरान भी विश्व के किसी एक हिस्से में कोई आत्महत्या कर रहा है। भारत की बात की जाए तो भारत में 2015 की एक रिपोर्ट की अगर समीक्षा की जाए तो आत्महत्या का आंकड़ा 10.6 प्रति लाख व्यक्ति है, यानी कि लगभग 10.5 लाख लोगों में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान में यह आंकड़ा 4.8 प्रति लाख व्यक्ति है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है कि हर 5 लाख में से एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में लगातार घट रहा है कोरोना। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में सुखद खबर यह है कि किसी की भी कोरोना की वजह से जान नहीं गई। 24 घंटे में सिर्फ एक नया केस सामने आया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजस्थान लगभग कोरोना मुक्त हो चला है। इस दरमियान 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या अब सिर्फ 35 रह गई है, यानी कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना कम हुआ, हमारी जागरूकता इसी तरीके से बनी रही, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान कोरोना मुक्त होगा और कहा जा सकता है कि दिवाली पर वो दिन आए जब राजस्थान पूरे तरीके से कोरोना फ्री कहलाए। कहा जाता है कि अंगदान महादान है, लेकिन अंगदान की मुहिम को निराशा हाथ लगी है। बात प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से जुड़ी है। अस्पताल में 2 दिन से जारी कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तैयारी। ब्रेन डेड युवक के अंगों को जरूरतमंद मरीजों को लगाने की तैयारी। अस्पताल प्रशासन की समझाइश पर परिजनों ने स्वीकृति भी दे दी थी। ऐसे में दिल, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सभी तैयारियां भी पूरी हो गई, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रेन डेड युवक की जांच रिपोर्ट में सामने आ गया इन्फेक्शन। ऐसे में नहीं हो पाया ट्रांसप्लांट। 4 जरूरतमंद मरीजों को निराशा हाथ लगी, जो इंतजार कर रहे थे कि उनके शरीर में किसी का दिल धड़केगा, किसी की किडनी काम करेगी, किसी का लीवर काम करेगा और वो एक सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। हालांकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन का ये प्रयास रहा काफी सराहनीय है कि जिस तरीके से ब्रेन डेड युवक के परिवार को मनाया गया, ये मनाया गया कि आपके एक शख्स की वजह से 4 लोगों की जिंदगी बच सकती है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक का प्रदेश दौरा। 17 अक्टूबर को झुंझुनू आएंगे सत्यपाल मलिक। झुंझुनू जाट गौरव सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। 17 अक्टूबर को शहीद आजम पार्क इंदिरा नगर में कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक भी की गई।
वहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने बढ़ाया अभिभावकों का बोझ। हर जगह दिखाई दे रहा तेल की बढ़ती कीमतों का असर। वैसे तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर वर्ग प्रभावित है, हर वर्ग परेशान है, लेकिन अब पेरेंट्स यानी कि अभिभावक पर भी तेल की बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। स्कूलों में अनुबंधित ऑटो हो, बस हो या अन्य संसाधन, सभी का किराया बढ़ गया है और किराया बढ़ने से पेरेंट्स की जेब पर और भी ज्यादा भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सच ये भी है कि कहीं गम तो कहीं खुशी से चौपट होती शिक्षा। कोरोना की लंबी छुट्टियों के बाद बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे। सरकार के आदेशों के बाद सभी कक्षाओं के ताले खुल गए थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में आ रही लंबी छुट्टियां, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आ रहे लंबे सरकारी अवकाश, ऐसे में अवकाशों के कारण एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। छोटी क्लास वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, यानी कि पहले कोरोना की वजह से लगभग 18 महीने बच्चे शिक्षा से नहीं स्कूलों से दूर रहे। अब स्कूलों के ताले खोले गए, क्लासरूम के अंदर बच्चे दिखाई देने लगे, तो अब त्योहारी सीजन की वजह से लंबी लंबी छुट्टियां होंगी और इस वजह से फिर बच्चे घर में ही नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि सितंबर की रैंकिंग में कौन सा आरटीओ आगे और कौन सा पीछे है। भरतपुर आरटीओ अभी रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। सितंबर तक यहां 257 करोड़ के मुकाबले 64 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। बात करते हैं दौसा की। दौसा आरटीओ रैंकिंग में अभी दूसरे नंबर पर है। यहां 203 करोड़ के टारगेट के मुकाबले अभी तक 54 करोड़ का राजस्व मिल चुका है। तीसरी रैंकिंग है जोधपुर आरटीओ की। जोधपुर को 641 करोड़ के टारगेट के मुकाबले 173 करोड़ का राजस्व मिला है। चौथे नंबर पर आता है सीकर। सीकर आरटीओ की रैंकिंग चौथी है। 500 करोड़ के मुकाबले 132 करोड़ का राजस्व अभी तक मिला है। जयपुर आरटीओ रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। 1311 करोड़ के टारगेट के मुकाबले जयपुर को अभी तक 339 करोड़ का राजस्व मिला है। और अब बात करते हैं कच्ची बस्तियों के नियमन के नियमों में बदलाव की तैयारी। 22 बड़े शहरों के 1843 कच्ची बस्तियों के लिए हो रही तैयारी। इन शहरों की 600 से ज्यादा कच्ची बस्तियां अब होंगी डी-नोटिफाई। डी-नोटिफाई का अर्थ होता है कि कॉलोनी से हटेगा कच्ची बस्तियों का टैग। 9.20 लाख कच्ची बस्तियों के पट्टों को लेकर सरकार पर दबाव, यानी कि 9,20,000 कच्ची बस्तियों के पट्टों को लेकर सरकार पर दबाव है। 2009 से पहले की बसी हुई 70% से ज्यादा पक्के मकान बने हों, 90% घरों के पास बिजली पानी कनेक्शन और अन्य रोड सुविधाएं हों, किसी सुविधा क्षेत्र और सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं हो तो ही होगी डी-नोटिफाई। ऐसी सभी कच्ची बस्तियां शहर से बाहर नहीं होगी शिफ्ट। इन बस्तियों को नए नोटिफिकेशन के साथ कच्ची बस्ती का इनसे टैग हटा दिया जाएगा। 2015 के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा बुरे हाल जयपुर शहर के हैं। जयपुर में 308 कच्ची बस्तियों में से हवा महल में सबसे ज्यादा 65 कच्ची बस्तियां सामने आई। आबकारी ये मुकाबला सियासी या फिर सामान्य शिष्टाचार मुलाकात। डॉक्टर सतीश पूनिया और लक्ष्यराज सिंह की मुलाकात, और इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में गपशप तेज है। पूर्व राज परिवार निकटता के निकाले जा रहे मायने। डॉक्टर सतीश पूनिया और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की मंत्रणा करते नजर आए। आधे घंटे से ज्यादा की दोनों के बीच में मुलाकात चली। दरियावद और वल्लभनगर चुनाव से भी इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ में हुई घटना को लेकर एक्टिव मोड में डीजीपी लाठर, डीजीपी एमएल लाठर ने की रेंज आईजी और हनुमानगढ़ एसपी से बात। दोनों अधिकारियों से डीजीपी ने घटना की पूरी जानकारी ली। मामले में त्वरित एक्शन लेने के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए। अभी तक मुख्य अभियुक्त सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट परिजन और ग्रामीण। डीजीपी के निर्देशों के बाद एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहराड़ा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं।
जिस तरीके से हनुमानगढ़ का वीडियो सामने आया था उसने कई सवालों को जन्म दिया था, लेकिन उन पर लगभग विराम लगाते हुए, क्योंकि जिस तरीके से पिटाई की गई थी सबके अंदर गुस्सा इसी बात को लेकर था कि जो भी इसमें दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। डीजीपी एमएल लाठर भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आए। उन्होंने रेंज आईजी और हनुमानगढ़ एसपी से बात की और दोनों अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी उन्होंने ली। साथ में मामले में त्वरित एक्शन लेने के लिए भी डीजीपी ने निर्देश दिए। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो मुख्य अभियुक्त सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी कि पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक कर चुके हैं इस मामले में। यानी कि जो भी वीडियो में दिखाई दे रही थी, जो सीधे तौर पर इसमें आरोपी थे, उन सभी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई से परिजन और ग्रामीण संतुष्ट हैं। हालांकि उनके परिवार का जो सदस्य हमेशा के लिए चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिनकी वजह से गया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वो कम से कम वक्त में मिले। ये हर कोई परिवार वाला चाहता है जिसके साथ ऐसा होता है। और शायद यही वजह कि जब पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 5 लोगों को, 5 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया, तो फिर पुलिस की कार्रवाई से परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नजर आए। डीजीपी के निर्देशों के बाद एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहराड़ा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव 2021। वल्लभनगर और धरियावद में 30 अक्टूबर को मतदान है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 5,11,455 मतदाता वोट करेंगे, मत का इस्तेमाल करेंगे। बात अगर करें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर 2,53,831 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 1,29,091 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 1,24,740 महिला मतदाता है। धरियावद विधानसभा क्षेत्र में 2,57,624 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। देश में गहराते बिजली संकट पर केंद्र सरकार गंभीर है। बिजली संकट को लेकर कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया है। ये कोर टीम कोयले की रोजाना आपूर्ति पर नजर रखेगी। कोल इंडिया लिमिटेड और रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, समन्वय स्थापित करेगी। कोयले के राज्यों को उचित आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई भी यूनिट बंद ना हो। कोर टीम बिजली संकट वाले राज्यों से लगातार संपर्क में रहेगी। कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा है कि कोयला जो जिस स्थिति में है 3 से 4 दिन में स्थिति ठीक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों में उछाल की वजह से कोयले की कमी हुई है और बिजली उत्पादन में गिरावट देखी गई है। विदेशी कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है। अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक सप्लाई बढ़ाने और 1.7 मीट्रिक टन प्रतिदिन को छूने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल चीन और यूरोप में जिस तरीके से बिजली संकट गहराया, कहा जा सकता है कि उसके बाद आधे भारत में बिजली संकट गहरा गया। देश में कोयला खदानों में उचित तैयारी नहीं होने से इस तरीके के हालात बने। उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में पावर कट लगने शुरू हो चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोविड से कोयला खदानें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जबकि पावर प्लांट में एक ही दिन विद्युत उत्पादन नहीं रुका। यानी कि उधर कोयला उत्पादन प्रभावित रहा और दूसरी तरफ विद्युत उत्पादन एक भी दिन नहीं रुका। कोयले की डिमांड बरकरार रही, लेकिन सप्लाई बाधित होने से इस तरीके के हालात बन गए। कोरोना पीक में खदानों में प्री मॉनसून तैयारियां और रख रखाव नहीं हो पाया। अगस्त से सितंबर में देश में बिजली की मांग में अचानक 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर में कोयला उत्पादित राज्यों में भारी बारिश से खदानों के अंदर पानी भर गया। ऐसे में सितंबर में अप्रैल मई की तरह कोयला उत्पादन का काम ठप रहा और इसका असर दिख रहा अब बिजली उत्पादन पर। हालांकि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से भी खपत ज्यादा बढ़ गई है। देश में वर्तमान में रोजाना 4 अरब यूनिट बिजली की मांग है और 65 से 70% बिजली मिलती है अकेले कोयला आधारित पावर प्लांट से। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मांग की तुलना में
11.5% कम बिजली आपूर्ति। मौजूदा हालातों के मद्देनजर फिलहाल दीपावली तक संकट से निजात मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।